आईएएस आईपीएस बनने का सपना तो सभी युवा देखते हैं, लेकिन इस दौर में अब न्यायिक सेवाओं में जाने का सपना भी युवा देखने लगे हैं। और सैकड़ों छात्र की तो बात ही नहीं, लाखों में न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन ये दौर बेहद कठिन होता है परीक्षाओं का, और एक सही अगर निर्णय लिया जाए और एक सही मार्गदर्शन हो तो बेहतर समन्वय के साथ परीक्षाओं में सफलता जरूर मिलती है। आखिर न्यायिक सेवाओं में किस तरह से तैयारी की जाए और कैसे सफलता मिली है, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम प्रकाश चौबे जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से न्यायिक सेवाओं की तैयारी की जाए। चौबे जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। लगातार हम देख रहे हैं कि न्यायिक सेवाओं की ओर बच्चों का रुझान बहुत बढ़ता है। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, लगातार आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या प्रॉपर गाइडलाइन हो कि वो आगे बढ़े तो एक अच्छा समन्वय स्थापित हो और सफलता मिले? देखिए सर, तो न्यायिक सेवाएं हैं, अगर हम देखें कि विधि में पढ़ाई करने के बाद, चाहे विधि में आप LLB करें, BLLB करें, LLM करें, उसके बाद अगर हम न्यायिक परीक्षाओं की बात करें तो कुल मिलाकर के 3 न्यायिक परीक्षाओं की हैसियत से होती हैं। एक तो MP सिविल जज, इवन हर एक राज्यों में सिविल जज होता है, जैसे सिविल जज हुआ, ADP हुआ, ADJ हुआ। अब एक सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है कि हम इनकी तैयारी कैसे करें, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इसका 3 प्रक्रम में एग्ज़ाम होता है। एक तो प्रीलिम्स, दूसरा फिर मेंस और तीसरा इंटरव्यू। हालांकि ADPO में सिर्फ प्री और इंटरव्यू ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो प्री का जो एग्ज़ाम है आपका, जो प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम कहते हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। जो मेंस का है उसमें आपको रिटन में एग्ज़ाम देना होता है, और साक्षात्कार जो है वो मात्र 50 नंबर का होता है, सेंट्रलाइज होता है। ADPO में 50 का, बाकी में 25 का। आपको बहुत सारे छात्र ये कहते हुए मिल जाएंगे कि साहब हमारा हम इंटरव्यू से बाहर हो गए। जहाँ तक बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ लॉ प्रोफेसर अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा मिथक है। आपको बेहतर तैयारी करनी होती है मेंस पर। अगर आपने मेंस को अच्छे से पढ़ा या मेंस की आपका अच्छे से आपने तैयारी की और उसमें आपकी अगर मार्किंग अच्छी गई तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू भी क्रॉस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक सबसे बड़े जो मिथक को अलग करना है वो ये है कि साहब हम इंटरव्यू से बाहर हो गए। इस शब्द से मुझे हमेशा बहुत प्रॉब्लम रही है, और मैं हमेशा बच्चों से ये कहता रहा हूँ कि आपको मेंस की तैयारी करिए, मेंस अच्छे से निकालिए, और मेंस में अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी तो आप बेशक इंटरव्यू भी क्रॉस कर जाएंगे। मैं एक बात और सर आपको बता दूं, क्या है, मेंस और इंटरव्यू को मिला करके ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसीलिए ये कहना कि साहब हम इंटरव्यू से बाहर हो गए, ये बिल्कुल वाजिब बात नहीं है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो सबसे बुनियादी सवाल है कि साहब हम तैयारी कैसे करें। तो जो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होती है वो, अगर हम बेयर एक्ट, एक बुक आती है, अगर हम बेयर एक्ट पर बेस करें, बेयर एक्ट मीन्स मतलब ओरिजिनल लॉ विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, एक जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका ओरिजिनल फॉर्मेट ही जो है बेयर एक्ट है। तो अगर हम बेयर एक्ट से तैयारी करें, बेयर एक्ट को अपना बेस बनाएं, तो मुझे लगता है बहुत हद तक जो है छात्रों को उसमें सफलता के आसार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम, बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है क्योंकि वो लैंग्वेज जो है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो आप रेफरेंस में किसी बुक को जो है पढ़ सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात सर विवेक जी जो आती है वो ये है कि बच्चे मोटी किताब पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल जज की तैयारी है तो मतलब हम बाजार में जो सबसे मोटी किताब हो उसको लेके आए। हमें ऐसा, इससे भी थोड़ा सा दूर भागना है। हम 50 किताबों को एक एक बार पढ़ें, उससे बेहतर है कि एक किताब को 50 बार पढ़ें। लॉ वही है, और वो लॉ अलग अलग किताबों में अलग अलग चेंज नहीं होता। मैंने देखा है प्रोफेसर साहब कि जब मैं कुछ सिविल जज जो कि चयनित हुए उनसे जब मैं बात करता हूं तो उनका ये कहना है कि लिखने की शैली बेहद महत्वपूर्ण होती है, और जो चेक करते हैं कॉपी उसको सबसे ज़्यादा देखते हैं। और जो असफल छात्र होते हैं उनसे भी बात करें तो उनका कहना होता है हमने तो बेहतर लिखा था, और जो सामने वाला सिलेक्ट हुआ वो तो हमारे साथ ही पढ़ रहा था, तो उसका चयन कैसे हो गया। इस मसले पर आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से राइटिंग स्किल्स जो चेकिंग होती है कॉपियों की किस बेस पे होती होगी? देखिए सर, एक सबसे बड़ी जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम, देखिए, एक तो जो बच्चे LLB करके जाते हैं, LLB के जो आंसर लिखने का जो पैटर्न है
और जो किसी भी न्यायिक परीक्षा या यूं कहें कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लिखने का पैटर्न है, दोनों बड़ा अंतर होता है। एलएलबी में मुझे माफ करिएगा, एलएलबी में हम कुछ भी लिखते हैं और उसमें जो है एलएलबी में जो चेकिंग करता है या जो टीचर चेकिंग करते हैं उसमें उनको बच्चों को ये देखना पड़ता है कि क्या सही लिखा और उस बेस पर जो है मार्किंग हो जाती है। लेकिन चूंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैं ईमानदारी से बात करूं सर, तो हर बच्चा बहुत अच्छा लिखता है। अब उसमें बहुत सबसे अच्छा कौन है, हमें इस चीज़ पर विचार करना होता है। तो जहाँ तक सर मैं मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि हम कम लिखें, सिलेक्टेड लिखें, तभी हमें सफलता मिलेगी। एक बात को और मैं सर विवेक जी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि नो डाउट राइटिंग का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लिखावट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम सुंदर लिखेंगे तो व्यक्ति की नज़र जरूर जाएगी और वो उसको बेहतर तरीके से देखेगा। एक चीज़ और मिथक को मैं तोड़ना चाहता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में कोई फ़र्क नहीं होता है। आप वो दोनों लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है। आप किसी भी मीडियम से आप लिखें, उससे आपकी मार्किंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आपको लॉ अच्छे से लिखना है, जो अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। तीसरी बात और मैं इसी सेगमेंट में बता दूं आपको, मैंने चूंकि मैं जबलपुर में काफ़ी समय से हूं, तो यहाँ के बच्चों में मैंने एक बड़ी बात देखी है कि बच्चे केसेस बहुत लिखते हैं और वो चाहते बोले साहब केस लिखें। ये बिल्कुल गलत है। हमें सबसे पहले अगर हमने प्रोविजंस को कोड कर दिया, अगर केस की रिक्वायरमेंट है तो हमें केस लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम ये कहें कि साहब चोरी का अपराध है, तो चोरी का अपराध डिफाइन है सर 378 में, उसका पनिशमेंट 379 में है। अब उसमें केस की क्या ज़रूरत है? जब लेजिस्लेटिव लॉ है तो फिर केस लिखने की ज़रूरत उसमें नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां हमें केस को कोड करना होता है। जैसे हम अगर माइनर्स के एग्रीमेंट की बात करें तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष को कोड करना चाहिए। तो ये सर हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना होता है। मैंने ये भी देखा प्रोफेसर साहब की कई बच्चों का ये रहा कि हमने बहुत लेंदी लिखा था, बहुत डिटेल्ड में लिख दिया था, हमने उसको समझाया भी था, लेकिन फिर भी हमें नंबर जब कॉपी निकाल के उनके बच्चों को मिलती है तो बोले हमें नंबर कम मिले हैं। तो जो आप संदर्भ इस बात पे बोल रहे हैं, तो क्या पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए या थोड़ा समझाना चाहिए? ये भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं सर। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं सर, मैं थोड़ा सा इसके साथ एलएलबी को भी अगर आप परमिट करें तो मैं कोट करूँगा। देखिए सर, एलएलबी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब आप क्षेत्राधिकार को परिभाषित करिए, तो आपको पूरा क्षेत्राधिकार लिखना है। जो सिविल क्षेत्राधिकार पूछा गया तो पूरा आपको क्षेत्राधिकार लिखना है। एमपी सिविल जज में सर या किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि हमसे जितना पूछा जाए, जो हमसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही हमें लिखना है। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि साहब डिग्री के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो आपको सेक्शन 2 सीपीसी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का जो 2 पॉइंट है वही लिख दीजिए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अब आपको पूरी उसको हर चीज़ को परिभाषित करें, उसको आगे पूरा डिटेल करें, ये ज़रूरत नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा जो डिमेरिट रहता है वो ये रहता है, आपको अगर एक आंसर में 100% भी मिल गए मार्क्स और दूसरा आपने बहुत कम लिखा, जो रिक्वायरमेंट थी वही भी नहीं लिखा, तो वहाँ पर आपको कम मिलेंगे और टोटल जो मार्किंग होगी वो आपको उस बच्चे से बहुत कम हो जाएगी जिसने प्रॉपर वे में सारे। एक मैं और भी चीज़ देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि सिविल जज में सिलेक्शन नहीं होता है, और इस समय देख रहा हूँ कि मैं जो बच्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन भी वकालत में करा लेते हैं, और जो 7 साल का एक समय अवधि होती है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है कि 7 साल के बाद एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो बार का गाइडलाइन रहती है उसमें जो सीटें रहती हैं, तो ये तैयारी क्या काम आती है? कई बार असफल होते जाते हैं, तो फिर एडीजे एग्ज़ाम के लिए भी जो तैयारी करने वाले हैं, प्रैक्टिस के साथ जो तैयारी करते हैं, जो वकालत करने के बाद लगते हैं, तो वकालत में उनको क्या ध्यान देना चाहिए कि इनके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए और लगातार हम आगे बढ़ें? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि असफलता जैसा कुछ होता नहीं है। हम एक एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम के बाद हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम उसमें कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आपने ये बात कही कि जैसे 7 ईयर तक प्रैक्टिस की किसी ने, उसके बाद एक हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, तो आप उसको जो है अटेम्प्ट करिए और उसमें आप सफल भी हो सकते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें प्रैक्टिस के दौरान क्या ध्यान देना चाहिए। सर, एक चीज़ मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता दूं कि जो प्रलम्स एग्ज़ाम होता है वहाँ तो आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। उसका प्रैक्टिस जो प्रलम्स है उसका प्रैक्टिस से कोई संबंध नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कलेक्टर का अपॉइंटमेंट किस धारा में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि MPLRC में कलेक्टर का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में होता है। उन्होंने कहा कि साहब पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ दिया है, तो आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन में दिया है। तो प्रलम्स के लिए तो सर आपको फैक्चुअल बात, फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है, ये बात। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर जो मेंस का है, मेंस है, उसमें आपको आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, वहाँ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगा, क्योंकि उसमें एक आपका जो पेपर होता है वो होता है जजमेंट राइटिंग का। और जजमेंट राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आप डेली बहुत सारे जजमेंट पढ़ेंगे, आप उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन आप लॉ देखेंगे, उसमें फैक्ट देखेंगे, किस तरह से जजों ने जजमेंट को कोट किया है उसको आप देखेंगे, तो वो वहाँ पर तो आपको जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको काम आएगी। लेकिन प्रलम्स के एग्ज़ाम में आपको और इंटरव्यू में दोनों में आपको फैक्ट तो पता होना चाहिए। अदरवाइज अब आप मान लीजिए प्री ही पास नहीं हो पाए, आपका प्रलम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो फिर आगे जाकर के आप जो है मेंस कैसे देंगे। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने चौबे जी कोट की है जी। मैं देख रहा हूँ कि आपने कहा कि असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और प्रैक्टिस से अपन को कुछ ना कुछ तो मिलता ही सीखने से। तो ये जब हम आगे बढ़ते हैं, खासकर अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें भी कहा जाता है कि डायरेक्ट बार से भी जो जजेस पढ़ते हैं, जो जस्टिस होते हैं, जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस के बाद एक चयन समिति होती है वो उसका चयन करती है, तो उसमें भी अवसर बन जाते हैं क्या? बेशक सर, कॉलेजियम डिसाइड करता है सर, वो एक अलग जोनल है सर, वो मेरा पार्ट भी नहीं है बहुत हद तक। वो तो जोनल कॉलेजियम सिस्टम होता है और कॉलेजियम आपकी योग्यता निर्धारित करता है। देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है, 10 साल तक आपने प्रैक्टिस किया। मैं सर एक बात बता दूं कि प्रैक्टिस को लोगों ने थोड़ा सा दूसरे नज़रिए में उन्होंने उसको ले गए हैं। प्रैक्टिस का मतलब या वकालत का मतलब अननेसेसरली आर्गूमेंट नहीं होता। अगर आपने 10 साल तक बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस किया, लोगों ने आपको देखा, आपने केसेस को प्रॉपर तरीके से डिफेंड किया और आपने सफलता प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं आपका नाम देगा और नो डाउट आपको कॉलेजियम आपको डिसाइड करेगा और भारत का राष्ट्रपति आपको उस पद पर सुशोभित करेगा। मुझे ये भी आपने बहुत अच्छी कॉलेजियम की आपने बात की और कोट भी किया। मैंने ये भी देखा कि जो वकील लगातार प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो आगे जाते हैं तो चीफ जस्टिस के सामने जो उनकी प्रैक्टिस होती है, जो दलील होती है, उसको वो कोट करता है चीफ जस्टिस, क्योंकि कमेटी का वो अध्यक्ष भी होता है, उसके साथ कमेटी होता है, तो बेहतर परफॉर्मेंस वो देखते रहते हैं। उनके मनोमस्तिष्क में एक वकील की छवि बन जाती है कि ये इस विषय को बेहतर ढंग से करता, इस विषय पे भी इसकी अच्छी पकड़ है। तो जो आपने बात कही कि अगर सिविल जज में नहीं हुआ, आपका ADJ में नहीं हो रहा है, फिर भी आप बेहतर प्रैक्टिस करें, यानी लॉ के कैरियर में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए विवेक जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप सिविल जज बने, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप ADJ बने, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट जज बने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहना चाहता हूँ कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ टीचर, मैं सिर्फ ये बात एक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप कानून पढ़िए, लॉ पढ़िए, आप बेहतर लॉ के, यदि आपका नॉलेज होगा तो कानून आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। आपको लॉ में अपार संभावनाएं हैं। लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विद्यार्थी, जिसका स्टूडेंट कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होगा। वो हमेशा कुछ न कुछ समाज को देगा और आप बेहतर समाज बनाएंगे तो बेहतर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। धन्यवाद चौबे जी बात करने के लिए। तो चौबे जी का साफ कहना है, उन्होंने एक सारगर्भित तरीके से जो बातें अपनी बताई और एक ऐसे पॉइंट बताए जो कि आप नहीं सुन पाते हैं, इसलिए धैर्य का परिचय दें आप लोग। अगर लॉ स्टूडेंट हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, ADJ की तैयारी कर रहे हैं, ADPO की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी तैयारी में लगे हैं, वकालत करते हैं, तो आपको यहाँ पर सुनहरा भविष्य ही नजर आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की तैयारी क्या कर रहे हैं वो पॉइंट आउट जो प्रोफेसर साहब ने किया उसको भी हाईलाइट कीजिए। तो आज हमने टॉक विद पंजाब केसरी में आपको मिलाया प्रोफेसर राम प्रकाश चौबे जी से। उन्होंने बताया कि कानून के क्षेत्र में क्या बेहतर संभावनाएं हैं। कैमरा पर्सन संदीप मनवाए के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी TV, जबलपुर।